गरीब की जादुई लहंगा वाली सिलाई मशीन। आज भी आप दारू पीकर आ गई हो। कभी सोचा है तुम्हारी इस हरकत का प्रिया पर क्या असर पड़ता होगा, उसे कितना बुरा लगता होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें तो केवल एक ही चीज से फर्क पड़ता है और वो है दारू। उसके आगे तो तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। अरे मेरी प्यारी पत्नी, गुस्सा करते हुए तेरे गाल कितने लाल हो जाते हैं जैसे कोई टमाटर हो। और वैसे तू मेरी दारू पर इतना गुस्सा मत किया कर। मैं पीने के लिए दारू नहीं पीता, मैं तो जीने के लिए दारू पीता हूँ। लेकिन तू समझती ही नहीं, तू तो बस दारू को अपनी सौतन समझती है। पीकर आए हो तो मुंह से बकवास ही निकलेगा। जाओ जाकर अपने कमरे में जाकर सो जाओ। यहाँ गेट पर खड़े होकर तुम्हारी ये फालतू बकवास मुझे नहीं सुननी। ठीक है देवी, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ऐसा कहता हुआ विनोद अंदर चला जाता है। रेखा अपने पति विनोद से परेशान आ चुकी थी। विनोद कोई काम नहीं करता था, बल्कि दारू पीकर सबको परेशान करता था। रेखा सिलाई का काम किया करती थी और उसके इस सिलाई के काम से ही पूरे घर का खर्चा चलता था। इसके बावजूद भी विनोद रेखा के बचे हुए पैसों में से पैसे निकालकर दारू खरीद लेता था और पीकर हर रोज कुछ न कुछ ड्रामा करता था, जिससे रेखा तंग आ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन, नहीं जीजी, इसके पूरे 90 रुपए हुए हैं। देख रेखा, मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगी। जीजी, आपको भी पता है गांव में बाकी सारे टेलर एक सूट सिलने का 150 रुपए लेते हैं। मैं तो फिर भी आपसे केवल 90 रुपए ही ले रही हूँ। इसके बाद भी आप ऐसा कह रही हैं। देख रेखा, वो सब एक्सपीरियंस टेलर हैं और सबके पास अपने अपने काम की डिग्री भी है, इसलिए उनका प्राइस इतना ज्यादा है। लेकिन तू तो इधर उधर से सिलाई सीखी हुई है और ठीक ठाक सूट ही सिलती है। इसके बावजूद भी मैं तुझसे सूट सिलवा रही हूँ ताकि तेरे कुछ पैसे बन जाएं। लेकिन तू मुझसे ही जवान लड़ा रही है। अगर ऐसा करेगी तो अगली बार से तेरे पास सूट सिलाई नहीं करवाऊंगी। ऐसी बात नहीं है जीजी, मैं कोई जवान नहीं लड़ा रही। पर चलो छोड़ो, आप 50 रुपए ही दे दो। रेखा के साथ ऐसा ही होता था, क्योंकि रेखा बहुत ज्यादा भोली थी। इसलिए हर कोई ऊंची आवाज में बात करके और इधर उधर की बात बनाकर उससे काम निकलवा लिया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रेखा प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया, इधर आ। हाँ माँ, बोलो। प्रिया, यहाँ मैंने अलमारी में साड़ी के नीचे तेरे स्कूल की बुक के लिए पैसे रखे थे। तूने वो पैसे लिए हैं क्या? माँ, मैं वो पैसे क्यों लूंगी? मैंने तो आपसे कब से कह रखा है कि मुझे किताब दिला दो, पर आप हैं कि मेरी सुनती ही नहीं। लगता है तेरा बाप फिर से सारे पैसे उठाकर ले गया। अरे मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अब ना जाने मैं तेरी बुक के पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। इतनी मुश्किल से मैंने वो पैसे जोड़े थे। हे भगवान, तू क्या चाहता है? क्यों इतनी सारी मुसीबतों का घड़ा एक बार में ही फोड़ देता है? माँ, अब तो टीचर ने वार्निंग भी दे दी है कि अगली बार से मैं बिना बुक के गई तो वो मुझे स्कूल में घुसने नहीं देंगी। और हर बार टीचर के मुंह से इतनी डांट सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मैं बिना बुक के स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा, तू चिंता मत कर, तुम बस कल बिना बुक के चले जा। मैं परसों तक कैसे न कैसे करके तुझे बुक्स दिलवा दूंगी। इसके बाद अगले दिन प्रिया स्कूल जाने लगती है, परंतु रास्ते में ही वो सोचते हुए जा रही होती है। टीचर ने कहा था कि अगर मैं बुक नहीं लाई तो वो मुझे पनिशमेंट देंगी। पनिशमेंट सहने से अच्छा है मैं स्कूल ही ना जाऊं। ऐसा सोचकर प्रिया एक नदी किनारे बैठ जाती है और अपनी किस्मत पर रोने लगती है। तभी उसे नदी के सामने उगे पेड़ पर एक बहुत ही प्यारी चिड़िया दिखाई देती है, जो कि पिंजरे में बंद होती है। प्रिया चिड़िया के पिंजरे को पेड़ से उतारकर नीचे ले आती है। अरे वाह, ये चिड़िया तो कितनी प्यारी है, पर ये इतना चिल्ला क्यों रही है? लगता है इसे भूख लगी है, मैं इसे घर ले जाती हूँ। ऐसा सोचकर प्रिया उस चिड़िया को लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटा, एक काम कर, रसोई में कुछ गेहूं और जौ के दाने पड़े हैं,
वो ले आ और एक कटोरी में पानी भी ले आ। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस चिड़िया को खाना और पानी देते हैं। माँ, लगता है इसका पेट भर गया है, तभी ये इतनी खुश लग रही है और कैसे प्यार से चीची चीची भी कर रही है। माँ, क्या मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास रख सकती हूँ? तेरा कोई भाई बहन नहीं है, तुझे हमेशा अकेले रहना पड़ता है। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। अगर तू चाहती है ये चिड़िया तेरे पास रहे तो तू इसे अपने पास रख सकती है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और फिर रात होते ही सोने चली जाती है। रेखा दरवाजे पर ही बैठी होती है क्योंकि अभी तक विनोद आया नहीं होता। विनोद आधी रात में आता है और वो नशे में होता है। जैसे ही उसकी नजर पिंजरे में पड़ी चिड़िया पर जाती है, वो कहता है, वैसे ही घर में चिड़ियाघर के जीवों की कमी है क्या, जो ये एक और ले आई? ये तुमसे तो बेहतर ही है। खाती है, पीती है और आराम से बैठ जाती है। पूरे मोहल्ले और गांव के आगे तो बेइज्जती तो नहीं कराती ना? मेरे आगे तो इसकी तारीफ कर रही है। क्या मैं इससे भी ज्यादा बुरा हूँ? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर विनोद उस चिड़िया की पिंजरे की तरफ बढ़ता है। रेखा जानती थी एक बार वो चिड़िया विनोद के हाथ में आ गई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए रेखा पिंजरा खोल देती है और वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। फिर सुबह जैसे ही प्रिया की आंख खुलती है, वो आसपास उस चिड़िया को ढूंढने लगती है, परंतु उसे वो पिंजरा खाली मिलता है। माँ, कल जो मैं चिड़िया लेकर आई थी वो कहाँ है? देखो ना, मैं कब से ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रही है और उसका पिंजरा भी खाली पड़ा है। आपने उसे कहीं और रखा है क्या? इसके बाद रेखा रात में हुई सारी घटना के बारे में प्रिया को बताती है। ये सब सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, माँ, मैं कितने प्यार से उस चिड़िया को इस घर में लाई थी कि कम से कम वो मेरी दोस्त बन जाएगी, पर पापा ने उसे भी यहाँ से भगा दिया। ऐसा कहकर प्रिया दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया को दुखी देखकर रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, परंतु उसे अपना काम भी करना था, इसलिए वो अपनी सिलाई मशीन पर चली जाती है। सेठानी की बेटी का ये लहंगा सिलना है और फिर ये रज्जो का सूट सिलना है। उसके बाद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं उन पैसों से प्रिया के लिए बुक ले आऊंगी। उसके बाद मेरी बच्ची बिना किसी मुसीबत के स्कूल जा पाएगी। ऐसा सोचकर रेखा कटा हुआ कपड़ा मशीन पर रखती है और फिर वो जैसे ही मशीन चलाने लगती है, वो कटा हुआ कपड़ा बहुत ही सुंदर लहंगे में बदल जाता है। ये देखकर रेखा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, परंतु उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। मैंने तो केवल अभी कटा हुआ कपड़ा ही मशीन पर रखा था और मशीन चलाई ही थी कि पूरा लहंगा सिलकर बाहर आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई दूसरा कपड़ा इस पर रखकर देखती हूँ। इसके बाद रेखा रज्जो का सूट का कटा हुआ कपड़ा मशीन पर रखती है और उसका भी सूट तैयार होकर बाहर आ जाता है। ये देखकर रेखा खुशी के मारे उछल पड़ती है और प्रिया को आवाज लगाकर बुलाती है, प्रिया, प्रिया, जल्दी इधर आ। क्या हो गया माँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? बेटा, ठीक नहीं बल्कि सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, बल्कि हो चुका है। मैं कुछ समझी नहीं माँ। बेटा, मेरी ये मामूली सी सिलाई मशीन जादुई सिलाई मशीन में बदल गई है। मैं इस पर जिस भी चीज का कटा हुआ कपड़ा रखती हूँ, वो चीज बिना सिलाई किए ही बनकर तैयार हो जाती है। रुक, तुझे अभी एक नमूना दिखाती हूँ। इसके बाद रेखा एक कटा हुआ कपड़ा सिलाई मशीन पर लगाती है और वो कपड़ा एक बहुत ही सुंदर लहंगा चोली में बदलकर तैयार हो जाता है। ये देखकर प्रिया भी बहुत खुश हो जाती है। अगर ये मशीन ऐसे ही काम करती रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब माँ, आप मुझे नई किताबें दिला देंगी? हाँ बेटा, नई किताबें, नए कपड़े, नए खिलौने, बल्कि हम नया घर भी ले सकते हैं। लगता है वो चिड़िया जो तू लेकर आई थी वो कोई मामूली चिड़िया नहीं थी, बल्कि ईश्वर का रूप थी जिसने हमारी सहायता की। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ दूसरी ओर वो चिड़िया उड़कर एक साधु के पास जाती है और इंसानी रूप में बदल जाती है। क्या तुमने उस ईमानदार इंसान की मदद की? जी महात्मा,
एक छोटी बच्ची मुझे अपने घर ले गई थी। ये एक बहुत ही पुण्य आत्मा थी और उसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। इसलिए मैंने उसकी माँ की सिलाई मशीन को जादुई बना दिया। अब उन लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होगी और उन जैसे ईमानदार लोगों के जीवन में अब खुशियाँ होंगी। यही हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी ईमानदार और सच्चे लोग कभी दुख का सामना ना करें, वो हमेशा खुश रहें। यही हमारी इच्छा है। अब जाओ एक नए सच्चे और ईमानदार इंसान को ढूंढो। इसके बाद वो इंसान वापस से चिड़िया में बदलकर उड़ जाती है। यहाँ रेखा उस जादुई लहंगा सिलाई मशीन की मदद से कई सारे लहंगे सिल लेती है और उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच देती है। धीरे धीरे करके उसके लहंगे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लग जाती है। तभी प्रिया के दिमाग में ख्याल आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, लेकिन पापा अभी भी ऐसी हालत में हैं। क्या हम पापा को नशा मुक्ति केंद्र भेज सकते हैं? अब तो हमारे पास इतने पैसे भी हैं। तू छोटी है, लेकिन तेरी सोच सच में बहुत ही आगे की है। तो बिल्कुल सही कह रही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद रेखा विनोद को जैसे तैसे करके नशा मुक्ति केंद्र भेज देती है और कुछ ही महीनों में विनोद पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस घर आ जाता है और रेखा की काम में मदद कराने लगता है और धीरे धीरे एक साथ काम करके वो लोग एक बड़े से लहंगे की शॉप खरीद लेते हैं और वहाँ पर डिजाइनर लहंगे बेचने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। घर, गाड़ी, बंगला, रेखा सब कुछ खरीद लेती है, परंतु वो अपनी जड़ें नहीं छोड़ती। वो सिलाई करती रहती है और साथ ही साथ वो गरीबों की भी मदद करती रहती है। प्रिया बेटा, आज अमावस का पहला दिन है। आज हमें गरीबों को कपड़े दान करने जाना है। जल्दी से नहाकर तैयार हो जा। हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मैंने अपने ढेर सारे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं जो मुझे दान करने हैं। हाँ, प्रिया ने मुझे भी याद दिला दिया था, इसलिए मैंने भी अपने ना पहनने वाले कपड़े निकाल कर रख दिए हैं और साथ ही साथ दुकान में काफी टाइम से रखे कपड़े जो नहीं बिक रहे थे उन्हें भी ले लिया है, ताकि जिनके पास कपड़े नहीं है वो इन्हें पहन सकें। चलिए ठीक है, जल्दी करिए, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद वो लोग एक छोटी सी झुग्गी में जाते हैं और वहाँ सभी लोगों को कपड़े बांटते हैं और सबकी दुआएं लेते हैं और इसी तरह एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। जादुई फ्रॉक की बारिश। मानसी नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रह रही थी। 2 दिन बाद मानसी का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो अपने पापा को बोलती है, पापा, आपको याद है ना 2 दिन बाद क्या है? हाँ मानसी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। उस दिन मेरी परी बेटी का जन्म मेरे घर में हुआ है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरी बेटी हो। तुम हर बार अपने स्कूल में टॉप करके मेरा नाम रोशन करती हो। और मैं भी, जो आप मेरे पापा हो। आप मेरी सारी विश पूरी करते हो। क्या चाहिए इस बार तुम्हें? नहीं पापा, इस बार मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी 10वीं के एग्जाम के बाद दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन होगा और उसमें आपका बहुत पैसा लगेगा, इसलिए आप उसके लिए पैसे जमा कर रहे हो। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं इस बार आपसे कुछ नहीं लूंगी। राजेश जमींदार के खेत में खेती का काम करता था। गरीब होते हुए भी वो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा अच्छे से देखता था। मानसी अपने पापा को कुछ भी लेने से मना कर देती है, लेकिन राजेश अपने मन में सोचता है, मानसी ने मेरी आर्थिक हालत की वजह से मेरे से कुछ भी लेने से मना कर दिया है, लेकिन जन्मदिन साल में एक बार ही आता है, इसलिए मैं उसे एक सुंदर सी फ्रॉक दूंगा। मानसी का फ्रॉक मैं शहर से लेकर आऊंगा। अगले दिन सुबह राजेश शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पापा, कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। राजेश मानसी को नहीं बताता कि वो उसके जन्मदिन के लिए फ्रॉक लेने जा रहा है। थोड़ी देर बाद राजेश शहर पहुँच जाता है और मानसी के लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लेता है। फ्रॉक लेकर राजेश गांव लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस वाले राजेश का घर पता करते हैं और मानसी को सारी बातें बताते हैं।
तुम्हारे पापा की ट्रक से एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई है। हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन हमें उनके पास से ये फ्रॉक मिला है। इतना बोलकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। मानसी फ्रॉक लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पापा के पास से ये फ्रॉक मिली, यानी पापा शहर से मेरी फ्रॉक लेने के लिए गए थे। मेरा जन्मदिन ही मनहूस है, उनके सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। ये बोल बोल कर मानसी बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद मानसी के चाचा आते हैं और उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। मानसी की चाची को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती है। मानसी के चाचा उसे कहते हैं, मानसी, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चाचा जी, अब तो मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। किसने कहा तुम्हारी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई? मैं तुम्हारी स्कूल की फीस दूंगा। तुम्हें पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह उसके चाचा कुछ दिनों तक उसका बहुत ख्याल रखते हैं। 1 महीने बाद चाचा को किसी काम से 4 महीने के लिए शहर जाना होता है। मानसी के चाचा जाते हुए उसकी चाची को बोलते हैं, मीनू, मेरे पीछे से मानसी को किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका अब हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जानता हूँ तुम इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, इसलिए इंसानियत के नाते ही सही इसका ध्यान रखना तुम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ? आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। इस तरह मीनू अपने पति से झूठ बोलती है और उसके जाते ही अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। मानसी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और पढ़ाई पर ध्यान देती थी। वहीं दूसरी तरफ मीनू की बेटी शिप्रा सारा दिन फोन चलाती रहती थी और अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। मानसी को पढ़ता हुआ देख मीनू को बहुत गुस्सा आता है। मीनू ने बिना वजह मानसी को मारना पीटना शुरू कर दिया था। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है और 10वीं की परीक्षा हो जाती है और उसके रिजल्ट भी आ जाते हैं। मानसी ने अपने पूरे सेक्शन में टॉप किया था। वो खुशी से मीनू के पास जाती है और उसे कहती है, चाची जी, मैंने 10वीं में टॉप किया है। अब 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है। चाचा जी तो है नहीं, इसलिए आप मेरा एडमिशन करवा दो। क्या आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन करवा दूं मैं तेरा? पहले ही हम लोग तेरी पढ़ाई में इतना खर्चा कर चुके हैं और अब कितने पैसे लेगी? तू हमें कंगाल करने के लिए यहाँ आई है। हम लोग तेरी पढ़ाई के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमेशा तू किसी न किसी चीज का बहाना बना लेती है और मेरे से पैसे मांगने आ जाती है। मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाली, तू यहाँ से चली जा। चाची जी, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। मेरा स्कूल 10वीं तक ही था। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना होगा। मेरे पापा ने एडमिशन के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन वो तो आपने मेरे से ले लिया। अगर आपने मेरा एडमिशन नहीं करवाया तो मेरी आगे की पढ़ाई कैसे होगी? तो मत पढ़ना, तुझे पढ़ने के लिए कहता ही कौन है? अगर तूने पढ़ाई बंद कर दी तो बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। मीनू की बातें सुनकर मानसी उदास हो गई। तभी शिप्रा वहाँ आती है। शिप्रा, तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ मम्मी, मैं मैथ और साइंस में फेल हो गई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है अगले साल पास हो जाएगी। वैसे मम्मी, मेरी दोस्त का बर्थडे है, इसलिए वो शॉपिंग करने जा रही है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी थोड़ी शॉपिंग कर लूँ, इसलिए आप मुझे 5000 रुपए दे दो। अच्छा ठीक है। ये सब देखकर मानसी को और भी ज्यादा ठेस पहुंचती है और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मानसी अपने कमरे में जाती है और वो जब भी उदास होती थी तो अपने पापा के लाए हुए फ्रॉक को लेकर उससे बातें करने लगती थी। पापा, आप ही थे जो मुझे प्यार करते थे। आपने मेरे एडमिशन के लिए पैसे संभाल कर रखे थे। मैं आपके जमा किए हुए पैसे यहाँ लाई थी, लेकिन चाची जी ने मेरे से पैसे ले लिया और मेरा एडमिशन नहीं करवा रही है। आपके जाने के बाद मेरे से तो कोई सही से बात भी नहीं करता। प्यार करना तो दूर की बात है। चाचा जी मुझे अपने साथ अपने घर ले आए, लेकिन चाची मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी। चाचा जी शहर गए हुए हैं और चाची फोन पर मुझे उनसे बात नहीं करने देती, वरना मैं उन्हीं को कह देती। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगले दिन मीनू दुकान से कुछ सामान लाने के लिए मानसी को भेजती है। मानसी उदास होकर दुकान जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। क्या मानसी, ऐसे मुंह बनाकर कहाँ जा रही है?
मुंह ना बनाऊं तो क्या करूं? मेरी चाची आगे की पढ़ाई के लिए मेरा एडमिशन ही नहीं करवा रही है। लो कर लो बात, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता तो मेरे घर वाले मेरा एडमिशन करवा देते हैं, और तू पढ़ना चाहती है तो तेरा एडमिशन ही नहीं करवा रहे। क्या उल्टा सिस्टम है ना। लेकिन मेरे होते हुए तू परेशान मत हो, मुझे पता है तुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरी ये परेशानी मैं दूर करूंगी। तू मेरे साथ मेरे घर चल। राधिका मानसी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, आपको तो पता ही है इसके पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये आगे की पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन इसकी चाची इसका एडमिशन नहीं करवा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सहेली को उसके एडमिशन के लिए पैसे दे दो। राधिका अमीर परिवार से आती थी, इसलिए उसके मम्मी पापा बिना कुछ सोचे मानसी को एडमिशन के लिए पैसे दे देते हैं। मानसी बहुत खुश होती है और राधिका के मम्मी पापा का धन्यवाद करती है। उसके बाद मानसी राधिका से कहती है, तू ही तो बस मेरी अच्छी और सच्ची दोस्त है। हमेशा तूने मेरी मदद की है। अगर तू नहीं होती तो भी क्या होता। चल अब ये बड़ी बड़ी बातें मत कर, मुझे ये सारी बातें सुनकर हंसी आती है। चल बाहर कुछ खा कर आते हैं। उसके बाद दोनों बाहर कुछ खाते हैं और थोड़ी देर बाद दुकान से सामान लेकर मानसी अपने घर चली जाती है। मानसी बहुत खुश थी। तभी मीनू मानसी के हाथों में एडमिशन वाले पैसे देखती है। ये पैसे कहाँ से आए? ये मेरे एडमिशन के पैसे हैं। अच्छा, तो तूने एडमिशन के लिए मेरे घर से चोरी की? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये पैसे मेरी सहेली के मम्मी पापा ने दिए हैं। वो लोग बड़े दानवीर हैं। आज के जमाने में कोई इतना दानवीर नहीं होता है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये तूने मेरे पैसे ही चोरी किए हैं। मुझे ये पैसे वापस कर दे, वरना तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। मीनू मानसी से एडमिशन के पैसे छीन लेती है। मानसी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। तभी उसके सपने में एक परी आती है। सपने में परी मानसी से कहती है, बिटिया, मुझे पता है कि तुम्हें इस घर में बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारी चाची और उसकी बेटी तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं। आज मैं तुम्हारे घर के बाहर से गुजर रही थी और मैंने तुम्हारे ऊपर हो रहे अत्याचार देख लिए। मुझे पता चला कि मरने से पहले तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक फ्रॉक खरीदा है। मैंने उस फ्रॉक को जादुई बना दिया है। तभी मानसी की आँख खुल जाती है। अरे, ये समय सपने में क्या देख रही थी? हे भगवान, ये कैसे सपने आ रही हैं मुझे? जो परी मानसी के सपने में आई थी वो उसके सामने प्रकट हो जाती है। आप तो वही हो जो अभी मेरे सपने में आई थी। हाँ, मैं वही हूँ। तुम अपने पापा के लाए हुए फ्रॉक को लेकर किसी खुले मैदान में जाना और कहना कि हे जादुई फ्रॉक, यहाँ फ्रॉक की बारिश कर दो। उसके बाद तुम कमाल देखना। अगले दिन सुबह मानसी फ्रॉक को लेकर एक खुले मैदान में जाती है। हे जादुई फ्रॉक, यहाँ फ्रॉक की बारिश कर दो। मानसी के इतना कहते ही वहाँ जादुई फ्रॉक की बारिश होने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनर फ्रॉक है। मैं इन्हें बेच सकती हूँ, लेकिन मेरे पास दुकान नहीं है। उसी पल वहाँ एक दुकान बन जाती है। जादुई फ्रॉक मानसी से कहती है, मानसी, अब तुम इस दुकान में सारे फ्रॉक को रख दो। ये डिजाइनर फ्रॉक हैं, इसलिए सभी लोग तुम्हारी दुकान से फ्रॉक खरीदेंगे। मानसी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो एक फ्रॉक की दुकान खोल लेती है। एक ही दिन में मानसी की सारी फ्रॉक की बिक्री हो जाती है और उसके एडमिशन के पैसे हो जाते हैं। अगले दिन मानसी आगे की पढ़ाई के लिए अपना एडमिशन करवा लेती है। जैसे ही दुकान में फ्रॉक की सारी बिक्री हो जाती थी तो मानसी जादुई फ्रॉक से बोलकर फिर से फ्रॉक की बारिश करवा लेती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। मेरी दुकान इतनी बढ़िया चलती है, अब मुझे चाची का घर छोड़ देना चाहिए। मानसी उसी दिन अपनी चाची से कहती है, चाची, अब मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर मीनू को चिंता होने लगती है, क्योंकि मानसी उसके घर का सारा काम करती थी। मीनू सोचती है कि मानसी की पिटाई करेगी और उसे कहीं नहीं जाने देगी। जैसे ही मीनू मानसी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, उसी वक्त जादुई फ्रॉक में से आवाज आती है, अगर तुमने मानसी के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो मैं यहीं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ये आवाज सुनकर मीनू डर जाती है। उसके बाद मीनू मानसी को जाने से नहीं रोकती है। मानसी अपना सारा सामान लेकर वहाँ से आ जाती है
और जादुई फ्रॉक की मदद से अपना खुद का घर लेती है। इस तरह उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।